हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन। हेलो अल्वानी के साथ। तो आज हम बात करेंगे कार्यक्रम शिक्षा का पहिया। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चंपावत डाइट में के प्रवक्ता कमल घतोड़ी जी से। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती जी हूँ। नमस्कार। तो सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। जी ज़रूर। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कि आपने मुझे अपने इस रेडियो कार्यक्रम का पार्ट बनाया। मैं जैसा आपने मेरा नाम लिया है, मैं कमल गहतोड़ी हूँ और इस समय डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट शिक्षा विभाग के अंतर्गत चंपावत ज़िले में मैं कार्यरत हूँ और विगत 5 वर्ष से मैं डाइट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ एज ए लेक्चरर। और इससे पहले मैं 6 साल जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान में काम कर चुका हूँ चंपावत ज़िले में ही। और लगभग कुल देखा जाए तो मेरा शिक्षण अनुभव लगभग 23 साल का है और इन 23 सालों में विद्यालयी शिक्षण से लेकर लेखन और शोध इन कार्यों से मैं निरंतर जुड़ा हूँ और वर्तमान में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में ही मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ जो अब अंतिम चरण में है। और मैं आज जिस सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ वो भी मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे द्वारा एक एडिटेड बुक, पहली एडिटेड बुक जो शिक्षा से संबंधित है वो अभी प्रकाशित हुई है। तो सर, तो अंजलि, हम देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि नाम से वॉल्यूम फर्स्ट करके निकाला गया है। यस मैम। तो इससे अंदेशा लग रहा है कि हमारे दर्शक श्रोता भी देख सकते हैं, तो इससे अंदेशा लग रहा है कि वॉल्यूम सेकंड भी इसका आने वाला है। तो सर, ये क्या पत्रिका कहेंगे इसको, या मतलब ये क्या हर माह निकलेगी? शोध जर्नल क्या है ये? हाँ, ये मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसको ऐसा रूप दिया है कि जो कॉलेज स्टूडेंट से लेकर शोध कार्य में जो लोग संलग्न हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके प्रयोजनार्थ काम आ सके। इसीलिए इसको हम शोध जर्नल कम शोध पुस्तिका कह सकते हैं। जी जी जी। जिसमें पूरे भारतवर्ष के शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। वो शिक्षा के विशेषकर शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, टीचर एजुकेशन वो पार्ट होता है जिसमें हम एक प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को तैयार करते हैं और इन सर्विस टीचर्स को ट्रेन करते हैं यस। फॉर देयर कंटिन्यूस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जी तो इस सब को लेकर के हमने ये योजना बनाई कि हम कुछ ऐसा ग्रंथ तैयार करें जो एजुकेशन के वैदिक काल से लेकर के करंट पर्सपेक्टिव तक को कवर करे। ओ, तो ये सब सोच ही इस पुस्तिका के पीछे है। बिल्कुल। और अभी लेटेस्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके भी कई सारे आर्टिकल्स इसमें दिखाई दे जी रहे हाँ, हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तक का पूरा कवर करने की इसमें कोशिश की गई है। सर, कौन कौन राइटर्स हैं इसमें, रिसर्चर जो हाँ, हैं, हाँ जी। कहाँ के हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि इसकी सोच कहाँ से आई है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली हमको शिक्षा विभाग में काम करते हुए इतना लंबा अनुभव हो गया है, तो अगर हम अपने सेवानिवृत्ति से पहले इस शिक्षा विभाग को कुछ दें जो हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जाने के बाद भी इस विभाग के काम आए, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हम इस इंस्टीट्यूशन में होने के नाते हमने ये सोचा कि एक नेशनल वर्कशॉप आयोजित की जाए हम्म, ऑफलाइन। यस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत डिफरेंस हो जाता है। बेसिकली वो भावनाएं निकल के नहीं आ पाती हैं ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म में जो आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 22 और 23 मार्च 2022 में ये नेशनल वर्कशॉप लोहाघाट में आयोजित की थी, अच्छा। चंपावत में। तो जिसमें हमने देश भर के एजुकेशनलिस्ट को, टीचर एजुकेटर्स को, टीचर्स को और रिसर्च स्कॉलर्स को, इन सबको हमने आमंत्रित किया था। अच्छा। तो इन लोगों को वहाँ आमंत्रित कर इनके टेक्निकल सेशंस आयोजित किए थे और ये जो आप देख रहे हैं इसका शीर्षक शिक्षक शिक्षा का बदलता परिदृश्य। तो ये शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन की जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं फ्रॉम लेके आप हम चलें कि वैदिक इरा से लेके अभी तक जो चेंजेज आए हैं और उनका जो है अब आने वाले समय में फ्यूचर क्या है, हम्म,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, कल्चरल सिनेरियो ही चेंज हो रहा है। तो उसमें एजुकेशन सबसे मेन पार्ट है, तो नेचुरली उसका चेंज होना स्वाभाविक है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, तो हमारी ये सोच थी कि उन चेंजेस के पीछे कौन से लॉजिक हैं और उन चेंजेस के कितने इफेक्ट अब फ्यूचर में पड़ने वाले हैं, स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक। अच्छा। तो उसको लेके हमने इसमें जो हमारा मेन थीम है इसका, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ टीचर एजुकेशन, तो इस मेन थीम को हमने 13 सब थीम्स में डिवाइड किया। अच्छा। तो उन सब थीम्स को लेके हमने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो है इनवाइट किए। उसमें कुछ अच्छे भी आए, काफ़ी में सुधार की गुंजाइश भी थी, कुछ रिजेक्ट भी हुए। तो हम चाहते थे कि बहुत अच्छा मास इसमें कलेक्ट हो। तो लगभग हमारे पास 80 रिसर्च पेपर्स अच्छी क्वालिटी के आए थे। जी। अब 80 रिसर्च पेपर्स को छाप के हम एक बुक बनाते तो वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता। तो उसमें से भी फिर हमने इसकी स्क्रूटनी की, हमने एक रिसर्च टेक्निकल कमेटी बनाई। तो फिर उसमें से एट लास्ट हमने 35 रिसर्च पेपर्स को इसमें लिया, और उनमें भी हमने बहुत सारे अपने इनपुट्स दिए। हमारे जो डिपार्टमेंट है, कुछ एक दो लोग बाहर से भी लिए, तो उन लोगों के सुझाव इसमें इंक्लूड किए। तो बनते बनते ये बहुत अच्छा काम बन गया, और आज लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसका एडिटर बनने का मौका मिला है। क्या बात है, क्या बात है। अंजलि, जो इस तरह के सेमिनार्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत इस तरह के लिए एक उपजाऊ एक ज़मीन का काम करते हैं। वहाँ से बहुत सारे विचार नए पैदा होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी वर्कशॉप्स विश्वविद्यालयों में सेमिनार्स होनी चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। वहाँ से बहुत सारे रिसर्चर पैदा भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल कर भी वहाँ से आती जरूर हैं। जरूर, बिल्कुल। हाँ, तो सर कितना वक्त लगा अंजलि से, यही आप पूछना चाह रहे हैं हाँ कि मैम। इसको तैयार करने हाँ, में? जैसा मैंने बताया कि 22-23 मार्च 2022 को हमने वो वर्कशॉप आयोजित की थी, नेशनल सेमिनार आयोजित की थी। उसका ठीक 1 साल बाद, तो ठीक 1 साल बाद लगभग पूरा साल मैंने पर्टिकुलरली इसमें दिन रात मेहनत की, और हर प्लेटफॉर्म में गया, एनसीईआरटी तक और यहाँ तक जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, कहीं नहीं छोड़ा। सभी लोगों से, विद्वान जनों से भी मिला। इसमें अगर आप देखें तो एक प्रबुद्ध वक्ता मंडल भी है, प्रबुद्ध वक्ता मंडल, जो इसमें इस यूनिवर्सिटी के भी एक इनोवेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर गिरजा सर हैं, जी जी गिरजा पांडे जी, जी। तो वो भी उस वर्कशॉप का पार्ट बने थे। मैंने अच्छा। उनसे निवेदन किया था तो वो आए थे। अच्छा। तो उनका नाम भी इसमें है, प्रबुद्ध वक्ता मंडल में, ओके, प्रोफेसर गिरजा पांडे जी। ओके, तो ओके। इन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। अच्छा। मेरे गुरु भी हैं, और जी। मैं इनको जी, इनका भी बिल्कुल। तो आशीर्वाद मुझे मिला है। बिल्कुल, तो तो सालाना सर इसको अब आप हाँ, वार्षिकी के तौर ये पर निकालते वार्षिकी के रहेंगे? तौर पे, ये वॉल्यूम फर्स्ट है हमारा। हाँ हाँ तो हाँ। अब इस साल हमारा वॉल्यूम सेकंड मिलेगा। उसका थीम तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसका थीम है स्कूली शिक्षा के सरोकार। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इंटरवेंशन इन स्कूल एजुकेशन। तो ये टीचर एजुकेशन था, अब हम स्कूल एजुकेशन पे को ले काम रहे कर हैं। रहे हैं, जी जी स्कूल एजुकेशन मीन्स प्री प्राइमरी स्टेज से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक। बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, और लोगों का सोचना है। तो उस पर बहुत अच्छे हमारे पास शोध आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, और उस बिल्कुल। पर हम काम करेंगे और अच्छा निकालेंगे। जी। तो हमारे जो शुरू के 2 वॉल्यूम हैं, टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, अब आ रहा है। तो अगर ये भगवान ने चाहा वो भी ठीक टाइम पे निकल जाता है, तो ये दोनों ग्रंथ हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। जो भी एजुकेशन के फील्ड में, जो भी स्टूडेंट से लेके एजुकेशनिस्ट तक के लोग होंगे, वो सब इनसे लाभ उठा सकते हैं, और आगे भी इनको रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो आपकी ये जो बुक है, ये कौन सी लैंग्वेजेस में अभी तक पब्लिश हुई है? हाँ, ये जैसा मैंने बताया, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, तो ये हमने बाइलिंगुअल किया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के रीडर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हाफ पोर्शन इंग्लिश का है, सेकंड हाफ पोर्शन हिंदी का है। तो इसमें हमारे डायरेक्टर जनरल एजुकेशन श्री बंशीधर तिवारी जी, उनका, और शिक्षा निदेशिका सीमा जौनसारी मैडम का बहुत सहयोग मिला है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा। जी जी जी। सर, तो जो आपकी अगली वॉल्यूम आने वाली, जैसे कि आपने बताया, जी। तो वो अगली जो वॉल्यूम है वो भी बाइलिंगुअल होगी या फिर पूरी हिंदी में होगी या पूरी नहीं, अंग्रेजी में? बाइलिंगुअल होगी।
क्योंकि हम्म, दोनों तरह के ही लिखने वाले लोग पाठक होते हमारे हैं। पास हाँ। हैं और दोनों तरह के लिखने वाले लोग भी ज़्यादा हैं हमारे पास। हम्म, तो योजना हमारी यही है कि बाइलिंगुअल होगी। हम्म, सर, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें डाइट्स के लिए क्या क्या प्लान है? बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपका है। टीचर एजुकेशन जो है बेसिकली इतिहास तो बहुत लंबा है, मैं उतने लंबे इतिहास पे नहीं जाऊंगा। टीचर एजुकेशन बेसिकली अंग्रेज़ों के शासनकाल की ही देन है। हम्म, टीचर एजुकेशन को हमारे जो 20वीं सदी में मुख्य रूप से टीचर ट्रेनिंग से ही जोड़ा जाता था। टीचर एजुकेशन वर्ड जो है इतना पॉपुलर था ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे टीचर एजुकेशन क्या है। टीचर ट्रेनिंग नाम से ही जाना जाता था। लेकिन टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर एजुकेशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। टीचर एजुकेशन तो क्या है कि द combination of each and every effort to enhance teaching learning is teacher education। यानी शैक्षिक प्रयत्नों की सारी आधारशिला शिक्षक शिक्षा है। शिक्षक प्रशिक्षण तो उसका एक पार्ट है। तो प्रश्न आपका यही था कि इस टीचर एजुकेशन के लिए डाइट ने क्या क्या हाँ नया कुछ कर रहे हैं? डाइट के लिए 2020 में क्या है। हम्म, तो डाइट्स को उनका रोल और ज़्यादा स्पष्ट किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है इस सेंस में कि हम टीचिंग लर्निंग में रिसर्च एंड इनोवेशन को इम्पोर्टेंस देंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, आज भी कई ऐसे टीचर हैं जो 20वीं सदी के हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं 21वीं सदी में। हम्म, लेकिन जो पढ़ने वाला मास है वो कौन है? वो 21वीं 21वीं सदी का है। हम्म, तो टीचर एजुकेशन में ये कोशिश की गई है कि उस 20वीं सदी के टीचर्स के माइंड सेट को हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट जो जिसको सीखना है उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग सेट करें। तो 2020 में यही कोशिश की गई है कि हर टीचर का कंटिन्यूस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाए, नॉट ओनली इन सेंस ऑफ द टीचिंग मटेरियल, इन द सेंस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये है कोशिश 2020 की कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो टीचर का। सर, जब आपने ये बुक पब्लिश करने वाले थे तो इसके लिए आपने कौन कौन सी बुक के थ्रू गए या क्या क्या ऐसी चीजें पढ़ी जिससे कि आपको जानकारी और ज्यादा जानकारी मिली जी कि 21वीं सदी के बच्चों के लिए या क्या कैसी कैसी मतलब जो उनके लिए बहुत अच्छी होगी? मैडम बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि मेरा इसके क्योंकि किसी बुक को एडिट करना सामने आ जाती है तो एक किताब दिखती है, बहुत छोटा सा काम लगता हाँ। है। बिल्कुल। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना हम उसके जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो करना पड़ता है, वो उसके बाद ही खुशी होती है एक्चुअली। इसके लिए इसको तैयार करने के पीछे हमने सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की स्टडी की और उनमें भी विशेषकर टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग के पार्ट में क्या कहा। फॉर एग्जांपल कोठारी कमीशन ने क्या कहा। 1983 में चट्टोपाध्याय ने टीचर एजुकेशन कमेटी ही बनाई, उसमें काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आए। 2012 में जस्टिस JS वर्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर पे दखल किया था। 2012 में जस्टिस थे उस समय के जस्टिस JS वर्मा साहब। उन्होंने कहा था कि टीचर एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारे कंट्री में बिल्कुल गिरने की स्टेज में है, बचा लो इसको। 2012 की बात थी। तब जाके सोच आई कि टीचर एजुकेशन में भाई नई एजुकेशन प्लान में 2020 में कुछ करो, इसको संभालो अभी। और ये तो ये समझिए कि एक तरह से मान्यता देने का हब बना हुआ है और निजीकरण इतना तेज़ी से हो रहा है। जितना निजीकरण तेज़ी से हो रहा है उतनी इसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, डिग्री बढ़ रही है। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने 1993 में बीएड किया था अल्मोड़ा कॉलेज से। तब सीटें फिक्स होती थी, 240 सीट थी वहाँ पे। और तो उस 240 सीट में आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे 65.14% मार्क्स थे, 65.14% मार्क्स। और मैं विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो उस समय देखिए आप कि टीचर एजुकेशन में कितना दम था। और हम 240 में से केवल 3 लोग थे जो डबल फर्स्ट थे।
अच्छा। और उनमें से भी मेरा पहला रैंक था अच्छा। और परसेंटेज थी 65.14। हम्म, तो उस समय इतना अप्रिशिएट किया जाता था। अब निजीकरण जब आया टीचर एजुकेशन में, अब 90% से नीचे कोई मिलता ही नहीं है। फर्स्ट डिवीजन से नीचे कोई आपको दिखेगा ही नहीं। तो क्वालिटी कहाँ रही? मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मशरूमिंग ऑफ डिग्रीज। ये जस्टिस वर्मा साहब ने 2012 में अपनी कमीशन में कहा था, इंडिया टीचर एजुकेशन को बचा लीजिए और इस पर काम कीजिए। तो होपफुली 2020 का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी पहल है कि ये जो 1 साल का 2 साल का बीएड वगैरह चल रहा है, ख़त्म करो भाई इसको, इंटीग्रेटेड कोर्सेज लाओ, 4-4 साल टीचर बनाना है जिसे, तो 4 साल जैसे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, 4 साल टीचर बनाने के लिए भी डिवोट करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया, डिग्री ले ली, उसके बाद स्कूल में भेज दिया, तो क्वालिटी कहाँ पर आएगी? ये बात है। दूसरा, शिक्षकों को सरोकारों से जोड़ना भी बहुत जरूरी है, अपने परिवेश और सरोकारों से, जैसे कि बिल्कुल। आप लोग कर ही रहे हैं काम। जी। और बाकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अब आ गई है, तो कई हद तक चीज़ें ठीक हो गई हैं। पहले बिल्कुल। से तो डंडा पीट पीट के हाँ, टीचर कुछ भी कर सकता था। वो डंडा पीटने वाली हाँ। पद्धति, आज कई लोग इस तरह के मिलते हैं जो डंडा पीटने वाली पद्धति के पक्षधर होते हैं। कहते थे कि बहुत अच्छा, आज तो बच्चे को डर ही नहीं है, पेरेंट्स को डर ही नहीं है। वो दूसरा उसका पक्ष देखते ही नहीं है। बिल्कुल। वो दूसरा पक्ष इस ढंग से नहीं सोचते कि अगर हम डंडा पीटेंगे या डांट के बल पर पढ़ाएंगे तो वो केवल रटंत प्रणाली रह जाती है। वो उतना ही सीखेगा जितना सिखाने के लिए हम उसके पीछे डंडा लेके दौड़ रहे हैं। बस ये है ना उसके थीम में, तो डंडा छोड़ा है तो इसका मतलब हम उसको सब कुछ सीखने के लिए अलाउ कर रहे हैं। फिर हमें भी एफर्ट करना पड़ेगा, हमें भी उसके एफर्ट लिए। करना पड़ेगा। ये तो सब अपने बातें एफर्ट से बचने के लिए डंडा मारना आसान होता है। जी। पहले तो उस पर भी आपत्तियां आई कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, हाँ, वो एकदम नई तरह के जब बनाए गए तो लोगों ने कहा चाइल्ड कि फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर, चाइल्ड हाँ। फ्रेंडली असेसमेंट। हम्म, ये पुराने लोग यही कहते हैं कि यार ये जब असेसमेंट है तो फिर चाइल्ड फ्रेंडली किस काम का? चाइल्ड फ्रेंडली असेसमेंट तो चाइल्ड फ्रेंडली होना ही नहीं चाहिए। वो तो एकदम हाँ, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है और मैं कैसे कर रहा हूँ। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात टीचर के लिए करते हैं, तो स्टूडेंट के लिए हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। जब उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, यानी टाइम टाइम पर असेसमेंट होते रहेंगे, उसे पता चलेगी, अपनी कमियां पता लगेंगी, तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप ही इम्प्रूव अपने को होगा। इम्प्रूव करेगा, बनिस्बत इसके कि साल में एक बार एग्जाम कर रहे हैं और हाँ। कड़े पैरों के बीच में हो रहे हैं। पहले बस। तो 8वीं में बोर्ड हुआ करता था। हाँ, 8वीं में बोर्ड हुआ करता था। हाँ। तो इसीलिए तो ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था मैडम, बिल्कुल। कि 8वीं में बोर्ड हमने कर दिया तो वहाँ पर आपका 20% बच्चा अगर फेल हो गया बोर्ड परीक्षा में, तो 20% में से ये मानिए 15% ही आगे जाएगा, 5% तो पीछे रह जाएगा, वो तो पढ़ेगा ही नहीं। विशेषकर लड़कियां अगर 8 में ड्रॉप आउट हो गई तो फिर आगे उनके पढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो ये सारी तो चीजें हैं। बालिका शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा, हम कहेंगे कि माइलस्टोन एक तरह बहुत से अच्छा है है, कि बिल्कुल। सबको पढ़ने का मौका मिल रहा है। 2020 तो एक तरह से देखा जाए तो 21वीं सदी की बहुत बड़ी देन निकल के आई है एजुकेशन में। जी, बस अब ये है कि गवर्नमेंट को बिना किसी बायसनेस के इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। इसके लिए जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। जवाबदेही हमारे यहाँ बहुत कम तय होती है, पॉलिटिकल प्रेशर हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो जवाबदेही, लेकिन इस पर फर्म रहना पड़ेगा। विशेषकर जो नियामक संस्था है शिक्षक शिक्षा की, एनसीटी और एनसीईआरटी, दोनों ने बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, है ना? तो ये तभी संभव है, तभी इसका सही क्रियान्वयन संभव नहीं है। एक बार कस्तूरी रंगन साहब ने इसकी चेयरमैनशिप की, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे सामने रख दिया और इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। हालांकि लगे हैं, विश्वविद्यालय भी अपने स्तर लगे से लगा हैं है और चेंजेज आ रहे हैं। बास्केट सबने बनाई बिल्कुल, हैं। चेंजेज आ रहे हैं। अब सडन चेंजेस तो, बहुत आ रही हाँ, हैं, अभी सडन confusion भी चेंजेस तो बहुत होंगे है। नहीं, बिल्कुल। कन्फ्यूजन भी बहुत हैं और सडन चेंजेस तो होंगे नहीं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा दूरगामी इफेक्ट वाली प्रोसेस है, तो इतनी जल्दी तो होना नहीं है, लेकिन जितना भी होगा हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा शिक्षा के लिए। सिफारिशें तो टाइम टू टाइम बहुत सारी आई, लेकिन बहुत सारी इम्प्लीमेंट उसमें हाँ, से हुई नहीं। हुए नहीं। जैसे आपकी पड़ोसी स्कूल की बिल्कुल जो अवधारणा थी वो कितनी खूबसूरत है। बहुत बहुत आज बच्चा एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने में बस में सफर कर रहा है ना? जरूर। पड़ोसी स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैडम, हायर एजुकेशन, आज मैं इस संस्था में हूँ, ये हायर एजुकेशन को बहुत अच्छा इस समय सपोर्ट कर रही है संस्था, और इतना वेल नोन अभी बन चुकी है।
1948 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतनी अच्छी पॉलिसी हायर एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंट की। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मुदालियर कमीशन और डीएस कोठारी साहब के उस शिक्षा आयोग का तो जवाब ही नहीं था। अगर उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाता ना, तो आज तो जरूरत ही नहीं पड़ती इतना सारे कमीशन बैठाने की। तो वो बात वही है, सवाल धरातल पे इम्प्लीमेंट का ही है कि इम्प्लीमेंटेशन धरातल का पे ही। कैसे लागू करें। सर इस वक्त भी पहाड़ के बहुत सारे स्कूल एकदम खाली हो रहे हैं, जी, बच्चे जी। विहीन हो रहे हैं। क्या इसको, इस संकट को कैसे देखता है डाइट, कुछ हाँ, जिम्मेदारी बहुत। लेता है इसके लिए? ये क्या तो ये राष्ट्रव्यापी संकट हो गया संकट है है। क्योंकि विशेषकर पलायन हो रहा है तो हाँ, स्कूल सार्वजनिक शिक्षा का एक टाइम था जब खूब सारे स्कूल खोले गए, हाँ इस धार में, उस धार में, उस धार में। हमारे टाइम पे तो हम बहुत दूर जाते थे स्कूल। सार्वजनिक शिक्षा का इस हम्म, समय बहुत बड़ा चिंतनीय पहलू है हम्म, कि इतने सारे एफर्ट होने के बाद भी स्ट्रेंथ गिर रही है बच्चों की, स्कूल बंद हो रहे हैं। मेरे इस शिक्षा अनुभव में 2005 से लेकर के अभी 2023 चल रहा है, तो इन 18 साल में मैं अगर एक ही जनपद की बात करूं, विशेष कर मैं चंपावत जनपद से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो चंपावत जनपद में ही 525 प्राइमरी स्कूल्स में से इस समय 476 प्राइमरी स्कूल रह गए हैं अच्छा, इन 18 सालों में। मान के चलिए कि 25 और 24 49 यानी 50 के करीब करीब स्कूल 18 साल में बंद हो चुके हैं। जबकि कितने सारे एफर्ट गवर्नमेंट की ओर से वर्ल्ड खोलने के बैंक लिए। सहायतित योजनाएं चल रही हैं। सर्व शिक्षा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी अभियान। एजुकेशन चला, सर्व शिक्षा अभियान चला, उसके बाद रमसा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा चला, अभी समग्र शिक्षा अभियान जारी है। उसके बाद लेकिन स्थिति खराब है, जैसा आपने कहा कि पलायन तो है ही है। अभी पलायन ये भी पहल हो रही है कि अंग्रेजी माध्यमों में भी स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, अटल स्कूल किए हुए हैं अभी। उनका कुछ और अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। पीएम श्री स्कूल भी अभी इसी साल से शुरू हो रहे हैं कुछ। जी जी जी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी शुरू हुए हैं। हम्म, मैडम, जैसा मैंने कहा कि पहल बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके वास्तविक रिजल्ट आने में समय लगता है। विशेषकर शिक्षा में तो इंतजार ही बहुत करना पड़ता है कि रिजल्ट कब दिखेंगे, बिल्कुल। है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर नहीं है शिक्षा। किसी दूसरे सेक्टर की तरह, जैसे हम किसी उद्योग सेक्टर की बात करें तो वहाँ बहुत जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा में ये तो एक इन्वेस्ट है, हम कितना अपने बच्चों के फ्यूचर पे, अपने देश के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी और जरूर। बहुत कम फीसद जो है वो हमारा जाता है इसमें। हम रक्षा मामलों में तो 16% खर्च करते हैं, लेकिन शिक्षा पे हम अभी भी जीडीपी का 2% 1.5% बहुत अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट है कि इसको बढ़ाएं बिल्कुल। और मिशन मोड में काम करें। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा शब्द कठोर लगता है, लेकिन उसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जवाबदेही हर स्तर पर तय होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। टीचर के स्तर से लेके पॉलिसी मेकर तक जवाबदेही तय होनी चाहिए। सब कुछ टाइम बाउंड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। रिजल्ट नहीं है, आज जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और इवन आपका ये फिनलैंड, यहाँ की एजुकेशनल जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि सब कुछ उनके लिए टाइम बाउंड है और उसके लिए उनका जो है जवाबदेही तय है हर स्तर पर। तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से दिखेगा। तो सर मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा था कि ये जो स्कूल्स वगैरह है ये गांव के इलाकों में कम होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का कारण क्या है? बिल्कुल सही कारण तो मैडम, जैसा आपने भी बोला था अभी कि पलायन है इसका बहुत बड़ा कारण। पलायन केवल पलायन इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग सुविधाएं चाह रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में भी अब ऐसा है कि हर जगह सुविधाएं हैं, हर सुविधा मिल रही है। ये मैं इस लॉजिक को बहुत नहीं मानता कि पलायन केवल सुविधाओं की दृष्टिगत हो रहा है। देखा देखी हो गई है हमारे समाज में बहुत ज्यादा। हमारा पड़ोसी किसी कारण से हल्द्वानी चला गया या खटीमा चला गया तो भाई हमने भी जाना चाहिए, वो एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है। ये पिछले 10 सालों में खतरनाक तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। तो शिक्षा और ये जो पलायन वाले मुद्दे हैं, इन दोनों को एक करके गवर्नमेंट ने सोचना पड़ेगा कि कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे ये पलायन रुके। पलायन ही मेन है जो। और दूसरा हेल्थ की सुविधाएं वहाँ पर दें प्रॉपर, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। लेवल पे एटलीस्ट वहाँ पर। और टीचर्स का जो डिप्लॉयमेंट है ना वो इवनली हो। आप जो है प्रॉपर में टीचर्स की सुविधा को देख के उनको वहाँ पे उनको कंडेंस कर दे रहे हैं,
और स्कूल कई पहाड़ में सिंगल टीचर स्कूल हैं, हाँ है ना। एक टीचर, उसको भी बहुत साल वहाँ हो जाते हैं, वो ट्रांसफ़र चले जाता है तो कई दिन तक वो टीचर विहीन भी रहता है, कहीं से अरेंजमेंट करके चलता है। तो आजकल तो कई टीचर अपनी तनख्वाह का कुछ 2% हिस्सा हाँ, देकर गांव के बच्चे को हाँ पढ़ाने के लिए वो भी भी है, करवा सब रहे कुछ हो रहा हैं। है। तो ये सब कई चीज़ें टीचर जैसा हमने मैंने देखा कहा कि ना, डिप्रेशन में भी आ गए हाँ, हैं कि डिप्रेशन लंबे में आ गए समय हैं। से आपका ट्रांसफर नहीं हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। एक निष्पक्ष तो ट्रांसफर इसके लिए पॉलिसी न हाँ, होने की वजह निष्पक्ष से। ट्रांसफ़र पॉलिसी भी अब गवर्नमेंट उसके लिए प्रयासरत है। वो पॉलिसी मैटर है, हमारा ज़्यादा बोलना भी जी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम उस लेवल की जो जिन स्कूलों के प्रति बच्चे लालायित हो रहे हैं या पेरेंट्स लालायित हो रहे हैं, ये कोशिश करें कि वो फंडामेंटल कॉजेज़ क्या हैं, वो फैसिलिटीज़ क्या हैं उन स्कूल्स में जिनके पीछे ये भाग रहे हैं। हम्म, तो उन फैसिलिटीज़ को क्यों ना हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में बढ़ाएँ। मेन मेरा तो ये सोचना है 2-3 मुद्दों पे, किसी को हो सकता है किसी श्रोता को ये बुरा भी लगे, जी। कि मैं कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए 3 बड़े सुधार कर दीजिए आप। हाँ पहला सुधार, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को के लिए ये मस्ट कर दीजिए कि उसका बच्चा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से ही जुड़ेगा। हाँ भाई, हम गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े हुए टीचर हैं, हम दूसरे बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, किस ईमानदारी से करेंगे अगर हमारा ही बच्चा उस सिस्टम में नहीं है। हाँ पहला सुधार ये है, करके देखे गवर्नमेंट, दूसरे ही साल रिजल्ट आ जाएंगे, बंद हुए स्कूल भी खुल जाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कि वही कमीशन बैठाने की इसकी जरूरत वजह नहीं से है। तो टीचर अप डाउन कर रहा है, इसकी वजह से अप डाउन कर तो रहे वो हैं, भी है ना। समस्या हल हो जाएगी एक तरह से। दूसरा, आपके स्कूल्स में इस समय गवर्नमेंट सिस्टम में 4th क्लास तक नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों से घंटी लगवाई जा रही है, मजबूरी है, घंटी कौन लगाएगा, झाड़ू लगवाया जाता झाड़ू है, लगवाया जा रहा है, टीचर खुद लगा रहे हैं, हम यही नहीं कह रहे हैं कि हाँ, बच्चों से लगवाया जा रहा टीचर है। खुद भी लगवा रहे हैं, सही टीचर बात भी है। घंटी बजा रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, मजबूरी है। भाई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्यों लूज पड़ गया कि आप 4th क्लास वहाँ पे नाइट में कोई देखने वाला नहीं है। सारे इक्विपमेंट्स आपने रख दिए, कंप्यूटर रख दिए, लेकिन रखवाली का कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी ज़रूरी है क्या उस पे किसी गवर्नमेंट से चयनित व्यक्ति को ही आप 25-30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी से पियोन बना के भेजें। आप उस गांव के किसी व्यक्ति को आप, मैं कह रहा हूँ आपको 5-7 हज़ार में भी इतना बढ़िया काम करने वाला वहाँ पर 4th क्लास मिल जाएगा। वाई नॉट। ये विल पावर है, पॉलिसी है, बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये 2 ये बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि जो मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है, कोई चेक तो करो भाई उनको। मानदंड तो बहुत सारे हैं आपके पास। प्लेग्राउंड होना चाहिए, मान्यता की शर्तों में लिखा है इतने बाई इतने का प्लेग्राउंड होना चाहिए, इतने टॉयलेट्स होने चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो गली में जो स्कूल खुलता है उसको कैसे मान्यता मिल जा रही है, सोचने की बात है। तो मेरे तो इतने लंबे शिक्षा के अनुभव में 3 ही कारण मुझे दिखते हैं। इन 3 कारणों को जिस दिन आप ठीक कर देंगे, और सार्वजनिक शिक्षा की उन्नति के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। अंजलि, जी, बहुत टाइम धन्यवाद। हो गया है ना, यस मैम। आप बहुत इजाजत बातें करने का लेते मन हैं। हो रहा था, जी। प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा। जी और जैसे ही ये चर्चा शुरू होती है तो मैं तो सोचता हूँ खत्म ही ना हो, लेकिन बिल्कुल, हम चाहेंगे फिर अवसर आएंगे। बिल्कुल रेगुलर कुछ न कुछ बहाने आप आते रहें यहाँ जी पर। जरूर अभी आएंगे। आपका रिसर्च भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जी जी, बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए। जी, Thank you, थैंक sir. यू वेरी जी, मच, जी। थैंक यू। तो और अंजलि, मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो काम हुआ है इस विश्वविद्यालय से, अब भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी शोध मैं पूरा कर रहा हूँ, शोध कार्य। इस विश्वविद्यालय से बहुत कुछ मिला है, इस डिग्री के रूप में बहुत कुछ मुझे मिला है, प्रेम मिला है सबका। हर डिपार्टमेंट में जहाँ जाता हूँ मुझे सहयोग मिलता है। तो मैंने सोचा कि जो ये काम हमने किया है इसकी पहली भेंट विश्वविद्यालय को हो। क्या बात है। और इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में ये काम आया है, और शिक्षा से जुड़े हुए जितने लोग हैं मैं इसको यहाँ भेंट कर रहा हूँ। क्या बात है। और आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो लाभान्वित होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आने वाले वॉल्यूम को भी हम जल्दी विश्वविद्यालय बिल्कुल, में हम देंगे। चाहेंगे सारे वॉल्यूम यहाँ पे जी, आए बिल्कुल। और बहुत आभार आपका इसको Thank you, हमें sir. Thank देने you. के लिए। और हम Thank you चाहते हैं very कि much. लाइब्रेरी अधीक्षक के थ्रू या तो आप हाँ, दे दें हाँ, या हाँ। वीसी या रजिस्ट्रार के थ्रू उनसे आते हैं। मैंने बात कर ली है। मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर। Yes, sir. Thank तो you, अंजलि, sir. अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से इजाजत लेते हैं, है Yes, ना। और उम्मीद करते हैं कि फीडबैक हमें जल्दी मिलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है जैसे कि, तो हम हेलो चाहते हैं कि हल्द्वानी।
हाँ, फेसबुक पेज है, उसके थ्रू आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर और अंजलि कार्की को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।